हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, क्या हो अगर आप एक साल बाद जेल से छूटकर बाहर निकले लेकिन फिर एक ऐसे जंगल के बीच फंस जाएं जहां किसी का आना जाना मना हो। ऐसे में आप क्या करोगे? ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है, जिसकी शुरुआत में हम एशली नाम की लड़की को देखते जो कि शादीशुदा है। वो आज अपने हस्बैंड मैक्स को लेने के लिए जा रही है क्योंकि एक साल बाद आज वो रिलीज हो रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर उसको कैसे फेस करेगी, पर फिर भी वो जाती है। वहां पहुंचने पर मैक्स उसकी कार में आकर बैठ जाता है, लेकिन काफी दूर तक दोनों एक दूसरे के साथ कुछ बात नहीं करते क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो एक दूसरे को फेस कैसे करे। पर फिर मैक्स हिम्मत करके अपने बेटे के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि हाँ, वो अच्छा है, अब स्कूल जाने लगा है और अभी वो अपनी नानी के घर पर है। जिसके बाद दोनों थोड़ा रिलैक्स मोड में आ जाते हैं और बातें शुरू हो जाती है। कुछ ही देर बाद एशली गैस स्टेशन पर रुककर पेट्रोल भरना शुरू करती है, तो वहीं मैक्स वहां के स्टोर से कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए चला जाता। पर इस बीच हम टाउन के शेरिफ को देखते हैं जो उसी स्टोर के ओनर की एक मिसिंग आदमी के बारे में पूछ रहा था। पर यह आम बात है, यहाँ पर आए दिन ऐसा होता रहता है। जिसे सुनकर ओनर बताता है कि लेकिन मुझे लगता है कि इसको बिग फूट अपने साथ ले गया। दरअसल दोस्तों, टाउन के लोगों का मानना है कि जब यहाँ पर राजाओं का दौर हुआ करता था तो उनके समय पर एक दानव रहा करता था जो कि अमर था, जो कि अब वो इंसानों को मार रहा है। उसी की वजह से लोग गायब हो रहे हैं, लेकिन शेरिफ को ये सब मजाक लगता है, इसीलिए वो उसे चुप होने को कहता है और बोलता है कि अगर कुछ भी पता लगे तो मुझे बताना। देन वो वहाँ के नोटिस बोर्ड पर उसकी पोस्टर को लगा देता है जहाँ पर पहले से काफ़ी मिसिंग पोस्टर चिपके थे। उधर मैक्स सामान लेकर बाहर आता है, तभी उसकी नज़र वहाँ पर खड़े कुछ हंटर्स पर पड़ती है जो कि एशली को बुरी तरीके से देख रहे थे। वो उन्हें कुछ कहता कि तब तक एशली उसे कार में आने को कहती है और फिर दोनों वहां से उन्हें इग्नोर करके निकल जाते। कुछ देर ड्राइव करने के बाद मैक्स ड्रिंक करने लगता है, जो चीज़ एशली को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले वो जेल से छूटा है और उसने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया जिसके चलते वो जेल गया था। अब इस चीज़ को लेकर उन दोनों में बहस होना शुरू हो जाती है, जिसके चलते एशली को दिखता ही नहीं कि उसके सामने कोई आदमी आ गया और उसी के चक्कर में उसने ठोक देता और उसी के चक्कर में उस आदमी को ठोक देती है। दोनों ही कार से तुरंत बाहर आते हैं। जब उस आदमी की हालत देखते हैं तो दंग रह जाते हैं कि उसके दोनों हाथ पैर कटे हुए थे, अतड़ियां बाहर निकली हुई थी। मैक्स सोचता है कि इतनी बुरी टक्कर तो हुई भी नहीं, जितना ये जख्मी है जरूर ये किसी जानवर का काम होगा जिससे ये बचकर रोड पर आ गया और इसका एक्सीडेंट हो गया। अब वो कुछ और सोच पाते कि तब तक वो दम तोड़ देता है। उधर एशली बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए वो उसी समय पुलिस को कॉल लगा देती है। लेकिन मैक्स को ये पसंद नहीं था क्योंकि अभी तो वो जेल से रिहा हुआ है और अब वो फिर से किसी कांड में फंसना नहीं चाहता। पर अब तो उसने सब कुछ बता दिया है तो कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ तक कि उसने अपनी लोकेशन भी दे दी है। इतने में दोस्तों हम देखते हैं कि कोई बहुत देर से उनके ऊपर नज़र रखे हुए झाड़ियों के पीछे से, जिसके कुछ ही देर बाद उस ओर से पत्थर बरसना शुरू हो जाते, जिससे कि ये दोनों कार को कवर करके छुप जाते हैं। पर जब ज़्यादा देर हो जाती है तो मैक्स सिर ऊपर करके देखने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है, लेकिन उसी समय एक पत्थर आकर उसके सर पर लगता है, जिससे वो बेहोश होकर स्लिप हो जाता है और जाकर पीछे बह रही नदी में गिरता है। एशली बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है कि अब वो क्या करे। अब उसके पास भी कूदने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, इसीलिए वो उसकी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाती है और मैक्स को पकड़ लेती है। अब पानी के बहाव के कारण वो दोनों तेजी से दूसरी ओर जा रहे थे, पर एशली की बहादुरी की वजह से वो उसको लेकर जैसे तैसे किनारे तक आ जाती है, उसको CPR देकर होश में लाती है। इस दौरान हम ऊपर देखते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई उनकी कार को धक्का दे रहा है। सही से देख तो हम नहीं पाते कि वो कौन है, लेकिन हाँ, उसके हाथों को हम देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो वही है जिसकी तलाश में पूरे टाउन है, यानी कि वो बिग फूट। जी हाँ, वो किसी जानवर की तरह दिखता है, लेकिन उसका दिमाग एक इंसान से भी तेज है। उसने उस आदमी को एक चारे की तरह यूज़ किया ताकि ये लोग यहाँ पर फंस जाए। वेल, यहाँ तक तो आपको प्लॉट समझ आ गया होगा कि वो कोई अफवाह नहीं बल्कि हकीकत थी। नीचे पानी ठंडा होने की वजह से मैक्स की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती। उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसीलिए एशली उसको घसीट कर अंदर की ओर ले जाती है जहाँ वो आग जलाने की कोशिश करती है। लेकिन मैक्स के लाइटर में पानी घुसने के कारण वो ख़राब हो गया था, पर वो बार बार कोशिश करती है और फाइनली आखिर में वो जल ही जाता है। जिसके बाद दोनों वहीं एक पेड़ के नीचे आग जलाकर रात गुजारते हैं क्योंकि अब वो सुबह ही मदद के लिए जाएंगे। वहाँ दूसरी ओर हम शेरिफ को देखते हैं
जिसके पास एक लेडी आकर अपने मिसिंग हस्बैंड के बारे में पूछती है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इसीलिए वो बिना कुछ बोले ही स्टेशन के अंदर आ जाता है, जहां वो अपने डिप्यूटी से पूछता है क्या वो भी बिगफूट की कहानियों पर यकीन करता है। तो वो हंसते हुए कहता है कि हम पुलिस वाले हैं, हमें रियलिटी पर यकीन करना चाहिए, लेकिन हाँ, हम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। इतने में एक ऑफिसर आकर उन्हें बताती है कि अभी मेरे पास एक लड़की का कॉल आया है जो बता रही है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। शेरिफ ये सुनकर तुरंत ही वहां पहुंचता है, जहां उसे कुछ दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हाँ, उसी बीच उसकी नज़र वहां के टायर मार्क्स पर पड़ती है, जो कि एक खाई की ओर जा रहा था, जिसमें देखने पर उसे एक जीप दिखाई देती है, जिसके बारे में वो स्टेशन पर इन्फॉर्म करता है। यहाँ भी हम नोटिस करते हैं कि कोई उसे छुप कर देख रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि बिगफूट ही था, या फिर कोई साइको इंसान। खैर, रात में उस कार को निकाल लिया जाता है, जिसके अंदर से शेरिफ को उन दोनों की फोटोज मिलती है, जिससे ये पता चल गया था कि वो दिखते कैसे, जिनकी ये कार थी, लेकिन वो गए कहाँ। अगला ये सवाल सबसे बड़ा था। सुबह सुबह हम देखते हैं कि एशली के पास कोई आ रहा है, जिसके हाथ पूरी तरह से फटे हुए। उसे इस बात की कोई खबर नहीं है। जैसे जैसे वो करीब आता जा रहा है, हम उसके शरीर के एक एक हिस्से को देख पाते हैं, जो कि बहुत ही बुरी तरह से कटा फटा था। पर इतने में एशली की आंख खुल जाती है, क्योंकि ये सब एक डरावना सपना था। यहाँ मैक्स एक और चीज़ नोटिस करता है कि जिस जगह पर उन्होंने अपने कपड़े सुखाए थे, वहाँ पर सिर्फ उसके ही कपड़े थे। कोई एशली के कपड़े लेकर चला गया, इसीलिए वो खुद की शर्ट उतार कर उसे दे देता है, जिसके बाद दोनों नदी के रास्ते आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद नदी भी खत्म हो जाती है, इसीलिए उन्हें मजबूरन जंगल में एंटर करना ही पड़ जाता है। जहाँ पर चलते हुए उन्हें एहसास होता है कि मानो उन्हें कोई बहुत देर से देख रहा है। जी हाँ, यहाँ एक बार फिर से बिगफूट उनका पीछा करता है, जिसकी शक्तियाँ यहाँ पर हम देख पाते हैं। वो उनके सामने ही था, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो इस रंग का था, किसी भी जगह छुप कर खुद को ढक लेता था। हम पहली बार उसके आकार को भी देख पाते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि ये इसका नाम टाउन वालों ने बिगफूट क्यों रखा। इतने में उन्हें गोली चलने की आवाज़ आती है। वो फौरन उस ओर भागते हैं। वहाँ उन्हें कुछ लोग दिखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि वही शिकारी थे जो मैक्स को पेट्रोल पंप पर मिले थे। वो उनके पास जाना तो नहीं चाहता, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। इसीलिए वो एशली को वहीं रहने को बोलकर खुद मदद के लिए उनके पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि एक फ़ोन कॉल करने पर वो सभी उस पर हंसने लगते हैं और कहती हैं कि ये जंगल हज़ारों मील तक फैला हुआ है, यहाँ पर नेटवर्क नहीं आते, लेकिन हाँ, हमारे पास रेडियो है, पर वो तुम्हारे लिए नहीं है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो वो उसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि ऐसे वो फिर शिकारी नहीं कहलाएंगे। उधर एशली को ऐसा लगता है कि मानो किसी ने उसके बाल काट लिए हैं, और वो था बिगफूट जो उसके बाल काट कर ले गया। इस चीज़ से वो इतना डर जाती है कि भागकर मैक्स के पास आ जाती है। उसकी ऐसी हालत को देखकर शिकारियों का लीडर उसे कपड़ा देता है और उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। सीन कट होकर पहुंचता है शेरिफ पर, जिसको कार पर लगे नेल्स के मास्क को देखकर अंदाजा हो जाता है कि ये कार खाई में गिरी नहीं बल्कि ढकेली गई है। लेकिन ऐसा कौन करेगा। खैर, वो फिर से उसी स्टोर पर जाता है और 2 और मिसिंग पोस्टर को चिपका देता है, जिसको देखकर वो ओनर उसे एक और मिस्ट्री के बारे में बताता है, जिसमें सालों पहले टाउन में एक लेडी रहा करती थी, जिसके साथ शिकारियों ने बहुत बुरा किया था। इसीलिए अब उसकी आत्मा लोगों को मार रही है। उसकी ये सब बातों को सुनकर शेरिफ का सर में दर्द हो जाता है, इसीलिए वो उसे एक अच्छी संस्कारी गाली देकर वहां से स्टेशन पर आ जाता है। उधर वो लोग एशली के बारे में बहुत बुरा भला कह रहे थे, जिसको सुनकर मैक्स को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो उन्हें चुप करने के लिए कहता है, लेकिन उनका लीडर हार्डी फिर भी बोलता रहता है। इस बीच 2 लोग फ्रेश होने के लिए जंगल के थोड़ी से आगे जाते हैं, जिसमें एक बंदे को कुछ बहुत ही अजीब सा दिखाई देता है, जो कि बिगफूट ही था। अब वो कुछ कह पाता कि तभी एक तीर आकर उसके गले पर लगता है, जिससे उसकी मौके पर मौत हो जाती। उधर दूसरा बंदा जो था वो अभी अनजान होकर फ्रेश हो रहा था कि तभी साइड से बिगफूट आ जाता और उसके सर को काट कर धड़ से अलग कर देता है, जिस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एवरीवन इज गैंगस्टर अंटिल द रियल वन अराइव। वहाँ पर वो लोग अभी भी बोले जा रहे थे कि तभी एक सेम तीर आकर एक बंदे को लगता है, जिससे वो गिरकर मारा जाता है। ये देखकर वहाँ भगदड़ मच जाती है और इतने में बिगफूट भी भागने लगता है कि तभी उसको एक आदमी देख लेता है, जो उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जिसके नतीजे में ये होता है कि ये गोली उसके ही साथी को लग जाती है और वो मर जाता है। कुछ गोलियां मैक्स को भी लगती है, जिससे वो बेहोश हो गया था। लेकिन बिगफूट भागने में कामयाब हो गया, लेकिन उसकी नज़र यहीं पर थी। इधर उसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, पर एशली बच गई, जो कि डर के मारे भागने लगती है और जाकर एक जगह पर छुप जाती है, जहाँ पर पहले से एक शिकारी छुपा हुआ था।
लेकिन बिग फूट बहुत ही चालाक है, वो उसे देख लेता है और उसे पकड़कर उसके जबड़े को ही फाड़ देता है। वैसे ही छोड़कर एशली के पीछे पड़ जाता है, जो कि ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाती, जिसका नतीजा ये होता है कि वो भी उसको पकड़ में आ जाती है। देन वो उसे उठाकर वहीं ले जाता है जहाँ पर उसने उन लोगों को मारा था। बीच में उसे वही जबड़े वाला आदमी मिलता है जो कि तड़प रहा था, इसीलिए बिग फूट उसकी मौत आसान कर देता है और उसके स्कल को क्रश करके कितनी आसान मौत दी है। वहाँ एक तरफ टाउन में जब शेरिफ जाता है तो उसे डिप्यूटी बताता है कि उसके पड़ोस वाली लेडी को बीमारी है, कैंसर है, जिसका इलाज आज एक रिचुअल से होगा जो कि वही मिस्ट्री लेडी आकर करेगी या फिर उसका कोई डिप्यूटी। ये सब सुनकर उसको यकीन ही नहीं होता कि ऐसे भी लोग आज मौजूद हैं। इन सब बातों पर वो यकीन करते हैं। खैर वहाँ जंगल में आज बिग फूट एशली को अपने साथ लेकर चला गया और मैक्स वहीं पड़ा है, जिसके पास एक लेडी आती है जिसने बहुत ही अजीब तरह के कपड़े पहने हुए। दोस्तों ये वही लेडी है जिसके साथ शिकारियों ने बहुत बुरा व्यवहार करके उसे मार डाला था, पर अभी वो जिंदा है और वो घूम रही है। वो मैक्स को अपने साथ ले जाती है और उसका इलाज करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरे सीन में हम जो रिचुअल टाउन में होने वाला है वो अब शुरू हो गया। इसमें शेरिफ को भी शामिल होना पड़ा है मजबूरन। वो एक ड्रिंक पीता है जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसे बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़ें दिखना शुरू हो जाती है, जैसे कि सामने बैठा डिप्यूटी उसे शैतान जैसा लग रहा था। उसके पीछे डांस कर रहे लोग किसी दानव की तरह लग रहे थे। इतने में उसकी नज़र उस लेडी पर पड़ती है जिसका इलाज कोई आदमी कर रहा था। उसने उसके पेट को फाड़ कर उसके कैंसर को बाहर निकाल लिया, जिससे वो ठीक हो जाती है। और ये सब देखकर उसकी तो हालत टाइट हो गई, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से बाहर आ जाता है। अब 2 दिन बाद जब मैक्स को होश आता है तो उसके सामने शेरिफ बैठा हुआ था, जिससे वो सबसे पहले सवाल करता है कि एशली कहाँ है। दोस्तों यहाँ हम एशली के कुछ विजुअल को देख पाते हैं जिसमें वो बिग फूट के ठिकाने पर बंधी हुई है। उसके सामने ही वो हार्डी की लाश को खा रहा है, जिसके बाद वो उसकी ओर बढ़ रहा है उसके साथ ज़बरदस्ती करने के लिए। सब सीन कट होता है और हम वापस से मैक्स पर आते हैं, जिसके सामने बैठा शेरिफ उसे सारी कहानी बताता है। दरअसल सालों पहले हमारा जो लीडर थे उनके साथ कुछ दानव रहा करते थे जो उनकी रक्षा करते थे, लेकिन उनमें से कुछ अब शैतान बन गए जिनकी उम्र 200 साल से भी अधिक है, जिसको यहाँ के लोग बिग फूट कहकर बुलाते हैं या फिर पूमा के नाम से भी जानते हैं। तुम्हारी एशली को वही लेकर गया है। जो सुनकर मैक्स बताता है कि मैंने देखा था उसके कंधे पर गोली लगी है, जिसका मतलब ये है कि वो अब कमज़ोर पड़ गया है। इसे सुनकर शेरिफ कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, हमें जंगल में जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम ये लेप लगा लो अपनी बॉडी पर ताकि वो हमारी बॉडी को स्मेल नहीं कर सके। किसी और प्रकार से कोई एडवांस हथियार मत ले जाना। मैक्स मान जाता है, लेकिन उसे चोरी छुपे शेरिफ की पिस्तल को रख लिया था। दूसरे सीन में एशली को देखते हैं जो बिग फूट ज़बरदस्ती इंसानों का मांस खिला रहा था उससे, जो कि उसे खाना ही पड़ता है वरना वो उसे मार देगा। लेकिन इतने में दोस्तों उसे कुछ महसूस होता है। वो अपने साथ एक ट्रैप लेकर बाहर निकल जाता है। शायद उसे पता चल चुका है कि कोई आ रहा है उसे लड़ने के लिए। उसके जाने के बाद एशली मौके का फ़ायदा उठाती है और खुद को फ्री कर लेती है। देन वो वहाँ पड़ी हार्डी की बंदूक को लेकर भाग जाती है। वहाँ वो दोनों हाथ में भाला लिए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन्हें हर कदम फूक फूक कर रखना है, वरना हल्की सी चूक और खेल इनका ख़त्म। शेरिफ कहता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए, इससे हमें आसानी होगी। पर जैसे ही वो अलग होते हैं बिग फूट को मौका मिल जाता है, इसीलिए वो अपना सबसे पहला शिकार शेरिफ को बनाता है, जिसने सिर्फ एक गलती कर दी। वो थी अपनी बंदूक को निकाल कर, क्योंकि उसकी स्मेल से वो उसके करीब आ गया। उसने उसके गले को काट कर मार दिया। जब तक मैक्स वहाँ पर पहुँचता है खेल खत्म हो चुका था। लेकिन अब वो भी वही गलती करता है। उसने उसकी बंदूक अपने पास रख ली और बिग फूट को ढूंढने के लिए उसके खून के निशानों से पीछा करने लगा। जिस दौरान उसे एक जगह पर एशली दिख जाती है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। पूरे कपड़े गंदे हुए थे और वो उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन एशली उस ओर भागती है जहाँ पर वो गया था, ताकि वो उसे मार सके, क्योंकि उसे अब उसे मारना ही है किसी भी हाल में। इसीलिए वो दोनों ही उसे ढूंढते हैं। उस जगह पर एशली को वो दिखता है और वो उसे शूट करती है, जिससे उन्हें लगता है कि वो मर गया। पर दोस्तों इतनी जल्दी कहानी कहाँ ख़त्म होने वाली है। असली मज़ा तो अब आने वाला है। कुछ ही देर में उन्हें उसकी आहट का अंदाज़ा हो जाता है, जिसको सुनकर मैक्स उससे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। पर वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। वो कहता है कि अगर हम दोनों मर गए तो हमारे बेटे को कौन संभालेगा, इसीलिए मेरी बात मानो, यहाँ से चली जाओ। इतने में पीछे से बिग फूट आने लगता है, जिसको भटकाने के लिए मैक्स उस पर शूट करने लगता है और इधर उधर भागता है, जिस चक्कर में वो जाकर एक दलदल में फंस जाता है और उसी में बिग फूट उसको उठा लेता है। लेकिन तभी मैक्स उसके हाथों में चाकू घुसाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है।
पर ज़्यादा दूर नहीं जा पाता क्योंकि आगे जाकर उसके पैर बिगफूट के लगाए हुए ट्रैप में फंस जाते। यानी कि अब खेल खत्म। वो फिर से उसे उठा लेता है, लेकिन तब तक मैक्स ने एक नुकीली लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया था जिसको वो बार बार उसके पेट में मारता है, जिससे वो गिर जाता है और कुछ देर तक हिलता डुलता नहीं। मैक्स को यकीन होता है कि वो मर गया, इसीलिए वो एक पत्थर से उसके सर को कुचल देता है जिससे कि उसकी फाइनली मौत हो जाती है। उधर एशली रोड तक पहुंच गई थी, यानी कि अब ये दोनों ही बच जाएंगे। अरे रुकिए, अभी जरा असली ट्विस्ट अभी आने वाला है। जब कुछ देर बाद हम मैक्स को देखते हैं तो उसके शरीर पर बहुत सारे तीर लगे हुए जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके सामने खड़े बिगफूट के कबीले वालों ने मारे थे, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है कि उनका एक सदस्य मारा गया, जिसके साथ ही इस कहानी का यही पर अंत हो जाता है। अब इसके आगे क्या होगा? क्या एशली वापस आएगी मदद लेकर, या फिर वो कबीलों वालों ने पूरे टाउन को ख़त्म कर दिया? ये सब हमें पार्ट 2 में देखने को मिले।